बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, और उस सामाजिक सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हॉब्स क्या कहते हैं, कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमने अपनी पिछली क्लासेस में दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से सामाजिक समझौते सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को माना गया, क्योंकि दैवीय सिद्धांत पूरी तरह से ईश्वरीय कृति मानता है राज्य को, और शक्ति सिद्धांत पूरी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, या हम कहें कि जिसके पास शक्ति है उसने लोगों को इकट्ठा किया, राज्यों को विजित किया, और उसके बाद में उसने अपनी शक्ति के आधार पर राज्य का गठन किया, ऐसा माना गया। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत ऐसा नहीं मानता। इस सिद्धांत की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से ये विचारधारा सामने आती है, और इस विचारधारा ने इस बात को सिद्ध किया कि राज्य न तो ईश्वरीय कृति है और न ही ये किसी शक्ति के परिणाम स्वरूप बना है, बल्कि मानवीय संस्था है, और मानव ने समझौते के आधार पर इसको बनाया है। ये एक तरह से इसके माध्यम से स्थापित हुआ। तात्कालिक समय में जो मानव इतिहास था उसको इस सिद्धांत ने दो भागों में बांटा। एक तरह से पहला था कि एक प्राकृतिक अवस्था का काल था, यानी जब राज्य नहीं बना उससे पहले प्राकृतिक अवस्था थी। दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ का काल, यानी एक प्राकृतिक अवस्था, उसका अंत हुआ, और उसके बाद में नागरिक जीवन, सिविल लाइफ जिसको हम आज देखते हैं, वो शुरू हुई। तो इन सब के लिए जो प्रतिपादक हैं, 3 प्रतिपादक सामाजिक समझौता के हैं। आज हम उसमें से पढ़ेंगे हॉब्स का सिद्धांत। जो 3 प्रतिपादक हैं उसमें उन तीनों ने इस बात को माना कि प्राचीन काल में एक प्राकृतिक अवस्था थी, और इस प्राकृतिक अवस्था में राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी, और उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझौता किया। समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों ने इस प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक कहा, कुछ ने इसे पूर्व राजनीतिक कहा। तो ये भेदभाव लोगों के बीच हो सकता है, और जो समझौता था उसके बाद में व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता जो थी वो कुछ हद तक समाप्त हो गई या पूर्णतया समाप्त हो गई, और उसके बदले में राज्य के कानून के माध्यम से स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया गया, और उसकी सुरक्षा भी मिली, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता व्यक्ति के पास थी उसकी सुरक्षा नहीं थी। लीकॉक के अनुसार राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। तो इस तरह से सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए लोगों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर, जब समझौता हुआ उसके बाद में। सिद्धांत का विकास अगर हम देखें तो पूर्व और पश्चिम दोनों में हमें ये देखने को मिलता है, यानी पश्चिमी देशों में भी और पूर्वी देशों में भी। अगर हम भारत की बात करें तो महाभारत में शांति पर्व में इसका वर्णन मिलता है कि पहले न राज्य था न और कोई संस्था, अराजकता थी, और उस स्थिति से परेशान होकर लोगों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। हम लोग अपने सेकंड पेपर में मनु स्मृति पढ़ते हैं, मनु के चिंतन को पढ़ते हैं, इसी तरह से आचार्य कौटिल्य के चिंतन को भी पढ़ते हैं। आचार्य कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इसी बात को माना है कि राजा को चुना गया और राजा ने उसके बदले में सुरक्षा का वचन दिया। यूनान में सबसे पहले सोफिस्टों ने इसको स्वीकार किया, और उन्होंने कृत्रिम संस्था के रूप में राज्य को माना, जो एक समझौते का परिणाम है। रोमन साम्राज्यों ने जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है इस बात पर बल दिया, और अगर हम मध्य युग को देखें तो थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने भी समझौते जैसी संस्था को माना है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में लगभग सभी इस बात को मानने लगे, और कुछ हद तक वैज्ञानिक रूप से भी इसकी व्याख्या होने लगी, जैसे स्पिनोजा ने इसका पोषण किया तर्कपूर्ण तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से और विधिवत तरीके से अगर हम बात करें तो इसका प्रतिपादन जो है ये
हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया है। ये 3 विचारक इसके प्रमुख हैं। इन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हॉब्स का चिंतन। हॉब्स भी इंग्लैंड से आते हैं। राजवंश से इनका संपर्क था, इसलिए राजतंत्र को अच्छा मानते थे और उस समय राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी। हॉब्स का मानना था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना शांति और व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। 1651 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई लिबियाथन। इसमें उन्होंने सामाजिक समझौतों का वर्णन किया है। हम इसे 3 रूपों में देखेंगे। पहला मानव स्वभाव, दूसरा प्राकृतिक दशा, तीसरी समझौते के कारण और उसके बाद में आती है समझौते से उत्पन्न राज्य की स्थिति। समझौता कैसे हुआ और उसके बाद की स्थिति। सबसे पहले मानव का स्वभाव। मानव के स्वभाव के बारे में, क्योंकि हमने जैसे बात की इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध की स्थिति में मानव का स्वभाव अच्छा नहीं होता। इसलिए हॉब्स ने माना कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति है, यानी बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, शक्ति से केवल स्नेह करता है और शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। प्राकृतिक दशा की अगर बात करें तो यहाँ भी मानव के स्वभाव के अनुसार उन्होंने मानी है और इस कारण एक दूसरे को शत्रु की तरह व्यक्ति देखते हैं, क्योंकि स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं, अपने आप को अपनी फ़ायदे के लिए काम करना चाहते हैं। उनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय जैसा कुछ नहीं था। कोई व्यवसाय नहीं था, संस्कृति नहीं थी, विद्यालय नहीं थे, निर्माण कला और समाज नहीं था, विद्या नहीं थी। मानव जीवन असहाय, दीन, मलिन, पाश्विक और अल्पकालीन था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यानी बहुत छोटा जीवन था क्योंकि संघर्ष हर समय चलता था, असहाय था, मलिन था, पाश्विक था, जिसमें बर्बरता थी। तो इस तरह से एक ऐसा जीवन था जो वास्तव में तलवार की धार पर चल रहा था, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती थी। ये स्थितियाँ थी। समझौते का कारण क्या रहा? समझौते के कारण के लिए उनका मानना है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और मृत्यु का भय, ये दो चीज़ें ऐसी थीं जिसने लोगों को इस असहनीय कष्ट से मुक्ति के लिए एक संस्था या एक व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रेरित किया, ताकि प्राकृतिक अवस्था का अंत हो सके। इसके बाद में होता है समझौता। समझौता कैसे हुआ? एक नए समाज के निर्माण के लिए सभी ने मिलकर समझौता किया। अब समझौता क्या था? हॉब्स का कहना है ये समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने अन्य जो बचे हुए व्यक्ति हैं यानी शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त के साथ कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। यानी मैं तो अपनी शक्ति और अधिकार का समर्पण कर ही रहा हूँ, लेकिन तब करूँगा जब आप भी अपने शक्ति और अधिकार का समर्पण करेंगे। तो इस तरह से सभी लोगों ने एक व्यक्ति अथवा सभा में अपने सारे वो अधिकार और शक्ति सौंप दिए जो वो स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक अवस्था में काम में ले रहे थे। तो इस तरह से जिसको ये सौंपे गए ये अधिकार, वो सत्ता सर्वोच्च बन गई और यहीं से राज्य का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ लोग अपने अधिकार सौंप रहे हैं उस सत्ता या सभा को, लेकिन वो सत्ता या सभा कोई समझौता नहीं कर रही, कोई पक्ष नहीं रख रही अपना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यानी वो बाधित नहीं है किसी बात से, उसको सौंपे गए हैं अधिकार। यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। यह सत्ता इस समझौते का परिणाम है, यानी जो विशेषताएं हैं इसमें आती है, सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकारों का समर्पण किया। यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च बनी, यहीं से राज्य बना। शासक इस समझौते का पक्षकार नहीं है। यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। सत्ता समझौते से ऊंची है। राज्य सत्ता पूर्ण, निरंकुश, अटल और अखंड है, यानी उसको बांटा नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ शासित वर्ग को किसी भी प्रकार का अधिकार विद्रोह करने का नहीं है। अब नया राज्य कैसे आता है? देखिए, जो नया राज्य बना
उसमें हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। जैसा हमने बात की कि इंग्लैंड में उस समय राजतंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था और निरंकुश राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच एक संघर्ष चल रहा था। तो निरंकुश राजतंत्र को उन्होंने अच्छा माना। इसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न होगा, नए राज्य का जो जन्म हुआ उसमें, और शासित वर्ग को शासक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विद्रोह का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से एक राज्य की उत्पत्ति को हॉब्स के सामाजिक समझौते के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यानी लोगों ने अपने अधिकार एक सभा या सत्ता को सौंपे और उसके माध्यम से राज्य का जन्म हुआ, और ये राज्य एक निरंकुश सत्ता के रूप में था जिसके विरुद्ध जनता को किसी प्रकार का अधिकार नहीं। अब देखते हैं हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम राज्य को इस रूप में देखते हैं, इतने निरंकुश रूप में देखते हैं। तो पहली बात आती है कि जो मानव स्वभाव उन्होंने बताया है कि मानव बुरा है, असहाय है, पाशविक है, बर्बर है, ऐसा नहीं है। मानव अच्छा भी है। मानव अच्छा है इसीलिए वो समाज में रहता है। तो ये वर्णन अवास्तविक है, अतार्किक है, क्योंकि ऐसा सामान्य तौर पर किसी भी समाज में देखने को नहीं मिलता। अगर हम प्राकृतिक अवस्था की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मानव की मूल प्रवृत्ति सहयोग की है। ऐसा हम नहीं देखते जैसा हॉब्स ने बताया है। भय से कभी भी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अगर हम ये सोचें कि कोई भी काम हम भय से कराएंगे तो कुछ दिन हो सकता है, लेकिन राज्य की स्थापना कम से कम भय से नहीं हो सकती। राज्य की इतना स्थापना सद्भावना से हुई है, लोक कल्याण के आधार पर हुई है। अगला आता है कि निरंकुश शासन की स्थापना करते हैं, जो बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होगा। बल्कि ये कहा जाए कि ये राज्य जो है ये प्राकृतिक अवस्था से भी बुरी अवस्था में व्यक्ति को पहुंचा देगा। अगला आता है कि उन्होंने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध उन्होंने एक तरह से प्रजा के विद्रोह को अमान्य ठहराया है। तो दोनों को एक ही मान लिया उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य सरकार राज्य का एक अंग है और सरकार राज्य को मूर्त रूप देता है। तो दोनों में अंतर है। आज हम लोग इसको इसी तरह से देखते हैं। इसके बावजूद भी इसका महत्व है, क्योंकि ये दैवीय सिद्धांत नहीं है, ये मानवीय संस्था राज्य को मानता है और इसने एक तरह से राज्य की संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया है। अगली क्लास में हम अगला हिस्सा इसका पढ़ेंगे जो जॉन लॉक का है।